गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेरी वेरी गुड इवनिंग। जय हिंद सभी लोगों को। तो आज जो अपनी क्लास है वो अपन सिक्स क्लास का चैप्टर 3 लेने जा रहे हैं, मोशंस ऑफ द अर्थ। अच्छा, ये सिक्स क्लास मैंने इसलिए सेलेक्ट करी है क्योंकि ये हर एग्ज़ाम के अंदर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें हैं जो आती हैं। अगर आपकी बेसिक क्लियर नहीं है ना तो फिर आप आगे जाके हाई लेवल की चीज़ें भी नहीं सीख पाओगे, इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलो अपनी आज की क्लास फिर शुरू करते हैं अपन लोग। तो आज की जो अपनी क्लास है ना उसका नाम है मोशन ऑफ द अर्थ। अर्थ किस तरीके से घूमती है, क्या होता है, वो इस चैप्टर के अंदर अपन जानेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, अर्थ का जो अंदर दो चीज़ें होती है, एक तो होता है रोटेशन और एक होता है रेवोल्यूशन। रोटेशन मतलब ये होता है कि अपने ही एक्सिस के ऊपर अर्थ गोल गोल घूमती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये अर्थ घूम रही है ना, ये अपने ही दूरी पे घूम रही है, अपने ही एक्सिस पे घूम रही है। ये अपने ही एक्सिस पे घूम रही है। दूसरा होता है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना। अच्छा, मैं आपको पिछली क्लास के अंदर बता चुका हूँ कि अर्थ जो है ना वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। आप ये देखें, ये वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। ये यहाँ पे भी दिखा रखा है इसने। तो अब बात करते हैं अपन रेवोल्यूशन की, कि अर्थ के अंदर जो है ना रोटेशन के अलावा रेवोल्यूशन भी होता है। रेवोल्यूशन होता है इस तरीके से। ये देखिए, ये अर्थ जो है सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। ये तो होता है रोटेशन और ये होता है रेवोल्यूशन। ये दो चीज़ें होती है अर्थ के अंदर जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। चलिए अब आगे चलते हैं। आपकी कहानी समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। चलिए अब आगे चलते हैं। The earth axis of the axis of the earth, which is an imaginary line, makes the angle of 66 1/2 degree with an optical plane। इसका मतलब ये है कि धरती जो है ना वो बिल्कुल सीधी नहीं है, धरती जो है वो झुकी हुई है। अब झुकी हुई किस तरीके से है कि आप ये देखिए, ये इसका ऑर्बिट है। अच्छा, ऑर्बिट जो है ना ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये 100% नहीं है, ये एक समझाने के लिए इमेजिनरी लाइन है कि धरती ऐसे झुकी हुई है। अब धरती क्या होता है कि धरती का झुकाव होता है 23/2 डिग्री, यानी 23 1/2 डिग्री और 66 1/2 डिग्री। अब वो किस तरीके से होता है वो ये आप देखो। जैसे ये अर्थ है, ये इस तरीके से एक्सिस है इसका, और ये इसका इक्वेटर है, ये इसका इक्वेटर है, और ये धरती है सीधी। अगर अपन सीधी खड़ी करते हैं तो ये सीधी है, ये 90 डिग्री एंगल है। तो एक तो धरती यहाँ से झुकी हुई है और एक धरती यहाँ से झुकी हुई है। तो ये तो होगा 66/1/2 डिग्री, और ये होगा 23 1/2 डिग्री। यानी ऊपर से कोई चीज़ का झुकाव जो होता है वो अलग होता है और नीचे से अलग होता है। जैसे ये धरती है ना, ये हाफ हो गया इसका, और ये एंगल यूं कट रहा है,
तो यहाँ से ये और यहाँ से ये, तो इसका यहाँ से झुकाव है ना ये अलग होगा, और यहाँ से यहाँ का झुकाव है ना ये अलग होगा। इसलिए ये 66 डिग्री जो है ना वो बता रखा है कि ऑप्टिकल प्लेन 66 डिग्री है, मतलब 66 डिग्री झुकी हुई है। आ गई बात समझ में? अगर नहीं आई हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं फिर बता दूंगा आपको। अब इसके बाद होता है कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनस। सर्कल ऑफ इल्यूमिनस का मतलब ये होता है कि आप ये देखो यहाँ पर देखो, आधे हिस्से के ऊपर सूरज की रोशनी आ रही है, आधे हिस्से पे, और आधे हिस्से पे नहीं आ रही है। तो ये क्या है कि धरती जब अपने ही एक्सिस पे घूमती है तो वो 24 घंटे लेती है। तो 12 घंटे जो होता है ना वो सूरज की रोशनी एक हिस्से पे पड़ती है और दूसरे हिस्से के ऊपर 12 घंटे रात रहती है। फिर धरती घूमती है तो जहाँ रात थी वहाँ पे सूरज की रोशनी आ जाती है और दूसरी जगह रात हो जाती है। तो इसको कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनस। सर्कल ऑफ इल्यूमिनस मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। और इसी को हम कहते हैं अर्थ डे। 24 घंटे का जो होता है उसको हम अर्थ डे बोलते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों को मेरा समझाया हुआ बहुत आराम से समझ में आता होगा। अब इसमें लिखा हुआ है व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, द ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्म टू द रीजन, द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस एंड द फ्रीजिंग कोल्ड ऑफ द लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल इन द एक्सट्रीम कंडीशन। इसका ये मतलब है कि भाई जैसे अगर ये धरती है, ये हाफ, ये सूरज है, अगर धरती अपनी जगह से घूमना बंद कर देगी तो सूरज की रोशनी केवल इस हिस्से में ही पड़ेगी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, यानी बहुत हॉट हो जाएगा और ये हो जाएगा आइस कोल्ड। तो ऐसी जगह पे टेम्परेचर इस जगह पे इतना हाई हो जाएगा, टेम्परेचर इस जगह पे कि यहाँ पे हर आदमी जल जाएगा, और यहाँ पर इतना ठंडा हो जाएगा कि आदमी जो है ना का खून जम जाएगा और वो वैसे ही मर जाएगा। इसलिए धरती का घूमना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुदरत ने कोई भी चीज़ बनाई है ना बहुत सोच समझ के बनाई है। अब इसके अंदर लिखा हुआ है द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन द ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। मैंने बता दिया आपको, रेवोल्यूशन चारों तरफ सूरज के चक्कर लगाना रेवोल्यूशन बोलते हैं। इट टेक 365 1/4 days 1 year टू रिवॉल्व अराउंड द सन। धरती को सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगता है? 365 1/4 days, इतना टाइम लगता है धरती को घूमने के लिए। अब ये 1/4 का क्या सिस्टम है ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। वी कंसिडर अ ईयर एज कंसिडर 365 days ओनली एंड इग्नोर 6 hours ऑफ द सेक ऑफ कन्वीनियंस। अब इसमें क्या होता है कि जो 1/4 होता है ना 365 1/4 होता है ना, तो 1/4 को हम लोग हटा देते हैं और ये साल को 365 का ही मान के चलते हैं। क्यों? कन्वीनियंस के लिए। क्योंकि अगर अभी अपन कैलकुलेट भी करेंगे कोई चीज़ में तो 365 1/4 से बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम इसको प्रॉपर फिगर 365 के अंदर ही लेते हैं। ये 1.4 कहीं जाता नहीं है, ये 1.4 भी यहीं रहता है, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। अब लिखा है 6 hours सेव्ड एवरी ईयर, यानी हर साल जो है ना वो 6 घंटे बच जाते हैं। हर साल 6 घंटे बच जाते हैं। तो ये क्या है कि 4 साल के अंदर जैसे 1/4 1/4 1/4 1/4, यानी आप ये देखो कि 365 का 1/4 करोगे ना तो 6 घंटे होते हैं, 6 घंटे मिलेंगे आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर साल जो है ना अपन 6 घंटे बचाते हैं। ये 365 1/4 का मतलब ये है कि 365 days and 6 hours। समझ आई बात? तो अपन हर साल क्या करते हैं? 6 घंटे बचाते हैं।
तो 6 घंटे बचाते हैं तो 4 साल बाद ये क्या हो जाता है, 6 घंटे हर साल बचाएंगे तो 4 इंटू 6 कितने हो जाएंगे 24। तो 24 घंटे अपन 4 साल में बचाते हैं, इसलिए 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, जिसके अंदर फेब्रवरी जो है वो 29 डेज़ की हो जाती है। क्या हो जाती है 29 डेज़ की हो जाती है। और अपना ईयर 365 की जगह 366 का हो जाता है लीप ईयर में। आ गई कहानी समझ में आराम से? मेरे हिसाब से सब कुछ समझ आता है आप लोगों को यार। यू आर वेरी इंटेलिजेंट गाइज। अब लिखा हुआ है कि इट इज़ क्लियर दैट अर्थ इज़ गोइंग अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। यानी इलेप्टिकल ऑर्बिट का मतलब ये है कि अर्थ जो सूरज की तरफ गोल चक्कर नहीं लगाती है। जैसे ये सूरज है तो अर्थ ऐसे गोल चक्कर नहीं लगाती है। अर्थ कैसे चक्कर लगाती है, जैसे ये सूरज है ना तो ऐसे चक्कर लगाती है। इलेप्टिकल कहते हैं अंडाकार, एग शेप, अंडाकार। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, अपन सीज़न की बात करेंगे। अब है अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। एक साल के अंदर समर सीज़न आता है, विंटर सीज़न आता है, स्प्रिंग सीज़न आता है, ऑटम सीज़न आता है। अब ये क्यों आते हैं, किस तरीके से आते हैं, ये अपन आगे पढ़ते हैं। ये देखिए, अब आप ये वाला फिगर देखिए। ये फिगर से आपको पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। You will see that 21st June the northern hemisphere is tilted towards the sun। ये 21 जून को ये अर्थ जो है ना वो इस तरीके से टिल्ट है, इस तरीके से यहाँ ऐसे टिल्ट होती है अर्थ। तो जब ये इस पोजीशन के अंदर आती है 21 जून को, तब ये क्या बता रहा है, द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब यहाँ पे बता रहा है कि सूरज की रोशनी जो है ना, अब आप देखो ये तो है अपना इक्वेटर, ये अपना इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो सूरज की रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ज़्यादा पड़ रही है, बनस्पत नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की जगह पे कम पड़ रही है। तो 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर होती है गर्मी और सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर होती है सर्दी। ये याद रखना, क्यों? क्योंकि अर्थ जो है ना वो इस तरीके से टिल्ट है। ये देखो इस तरीके से झुकाव है इसका। समझ में आई कहानी? अब ये कह रहा है सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एज अ रिजल्ट दीज एरिया रिसीव मोर हीट, द एरिया नियर द पोल रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन इज स्लांटिंग। पर जो पोल होता है ना, पोल के अंदर इसकी रेज जो है ना वो स्लांटिंग पड़ती है, इसलिए यहाँ पर ठंड पोल पे ज़्यादा पड़ती है। The North Pole is inclined toward the sun and the place beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for the 6 months. Since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, in the summer is a region of north of the equator. The longest day and the shortest night at these occur in 21 June. 21 जून को दिन डे बड़े होते हैं और नाइट छोटी होती है। दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है। कहाँ पर? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर। पर सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर दिन छोटे होते हैं, रात बड़ी होती है, क्योंकि यहाँ पर विंटर हो जाती है। क्या हो जाती है? विंटर हो जाती है। और यहाँ पर 6 महीने तक जो है ना इसका झुकाव जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का सूरज की तरफ करीब करीब 6 महीने तक होता है। इसी वजह से यहाँ पर गर्मियाँ पड़ती हैं और नीचे सर्दियाँ पड़ती हैं।
एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दिस कंडीशंस आर रिवर्स। मैंने आपको फिर बताया सदर्न के अंदर ठंड हो जाती है, रात बड़ी दिन छोटे। दिस पोजिशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड समर सोल्टाइस। इसको हम समर सोलेटाइस कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है समर सोलेटाइस। इस पोजीशन को हम समर सोलेटाइस बोलते हैं। अब आ जाते हैं ऑन 22 दिसंबर की बात करते हैं। अब अपना ये वाला पोर्शन हो गया है, अब अपन ये वाले पोर्शन की बात करते हैं। कह रहा है द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेस ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्ट्स टूवर्ड इट। अब आप देखो ये अर्थ जो है ये इस तरीके से झुकी हुई है, तो अब क्या हुआ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तो पीछे चला गया और साउदर्न हेमिस्फीयर आगे आ गया। तो अब सूरज की जो रोशनी पड़ती है ना वो यहाँ पे डायरेक्ट ज़्यादा पड़ती है और इधर जो है वो स्लांटिंग वे में पड़ती है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, समर हो जाता है सदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर आप याद रखना ऑस्ट्रेलिया आता है। ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ पर गर्मियाँ पड़ती है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इंडिया के अंदर सर्दी पड़ती है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को हमेशा इंडिया में कहते हैं कि दिन छोटे हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये अपना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है ये, इसके ऊपर धूप सीधी पड़ रही है, बिल्कुल सीधी। और ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके ऊपर स्लांट हो गई क्योंकि ये उस साइड में झुक गया। इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर गर्मियाँ हो जाती है और विंटर हो जाती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। इसको हम कहते हैं 22 दिसंबर को सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है, सदर्न के अंदर समर होता है। इसलिए इसको हम विंटर सोलेटाइस कहते हैं, विंटर सोलेटाइस बोलते हैं इसको 22 दिसंबर को। ये याद रखना। समझ में आ गई कहानी? मतलब मैंने आपको बता दिया है कि झुकाव अर्थ का सब कुछ मेनली जो होता है ना वो झुकाव पे होता है। यूं है तो यहाँ पर स्लांट में जाएगी और यहाँ डायरेक्ट। अगर ये यूं है तो यहाँ पे डायरेक्ट जाएगी, यहाँ पे स्लांट जाएगी। सिंपल सी बात है, इसको ऊपर नीचे कर लो। फिर भी समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों को फिर क्लियर कर दूंगा एक बार। डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन? इसी वजह से समर सीज़न के अंदर क्रिसमस आता है। 25 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के अंदर समर होता है। समर 25 दिसंबर को जब भी क्रिसमस आता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर समर होता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि विंटर सोलेटाइस होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर, सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर गर्मियाँ पड़ती है। अब बात करते हैं ऑन 21 मार्च एंड सितंबर 23 सितंबर एंड 21 मार्च, 21 मार्च और 23 सितंबर की बात करते हैं अपन। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। इसके अंदर क्या है, अब धरती बिल्कुल सूरज के परपेंडिकुलर हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ये इक्वेटर है ना, इक्वेटर, इसके ऊपर सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है। इक्वेटर के ऊपर बिल्कुल सीधी वो पड़ती है, इसकी हीट आती है, मतलब इसकी रेस पड़ती है, इसकी सनलाइट आती है। एट दिस पोजिशन नीदर ऑफ द पोल इज टिल्टेड टूवर्ड द सन। इसके अंदर जो पोल होता है ना वो कोई भी टिल्ट नहीं है, कोई टेढ़ा हो गया हो या कोई बांका हो गया हो या इधर हो गया हो या उधर हो गया हो, यहाँ पे बिल्कुल सीधी आती है। सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। इस टाइम के ऊपर क्या होता है कि डे और रात बराबर होते हैं। जैसे पूरे 12 घंटे की रात, पूरे 12 घंटे का दिन, मतलब कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होता है यहाँ पे।
इसलिए इसको हम कहते हैं इक्विनॉक्स, इसको हम कहते हैं इक्विनॉक्स, 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 इक्विनॉक्स याद रखना। इक्विनॉक्स जब दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को, उसको हम कहते हैं इक्विनॉक्स। On 23rd September, it is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere. 21 मार्च को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर स्प्रिंग सीजन रहता है और साउदर्न हेमिस्फेयर में ऑटम सीजन रहता है, और 23 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑटम सीजन रहता है, सदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग सीजन रहता है। इसके पीछे क्या चीज़ है वो अपन पढ़ते हैं। Thus, you find that there are days and night and changes in the season because of the rotation and evolution of the earth respectively. इसका मतलब ये है कि भैया धरती का जो घूमने का रेवोल्यूशन जो है, उसका टिल्टनेस जो है, उसके ऊपर सारे मौसम डिपेंड करते हैं, उसके ऊपर सारे मौसम डिपेंड करते हैं। अब ये स्प्रिंग सीज़न इस वजह से हो जाता है क्योंकि आप ये देखो यहाँ पर इक्वेटर पे तो प्रॉपर लाइट जा रही है, इसकी इक्वेटर पे प्रॉपर लाइट जाती है यहाँ पे, बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर, पर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है ना वो ऊपर आ गया, यहाँ पर भी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ऊपर आ गया, पर यहाँ पर जब स्प्रिंग सीज़न आ गया है ना तो अब इसका रिवर्स हो जाता है ऑटोमेटिकली, इसका बिल्कुल ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाता है। यही इसके पीछे रीज़न है और इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है कि जब 21 मार्च को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ऊपर आता है और वहाँ पे स्प्रिंग सीज़न है, तो जब वो 23 सितंबर पे आता है ना तो वो उसका बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, यानी स्प्रिंग साउथ में आ जाता है और ये ऑटम ऊपर आ जाता है। इसका यही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। बाकी धरती जो गोल घूमती है ना भैया, इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि 365 दिन जो होते हैं उसके अंदर धरती का जो चक्र है वही डिपेंड करता है कि कौन सा मौसम कब आएगा। कहानी आ गई आप लोगों के समझ में? पूरी नहीं आई हो तो मेरे से कमेंट में फिर पूछ लेना। आज का चैप्टर अपना ये यहीं ख़त्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं आगे के वो अपन लास्ट के अंदर डिस्कस करेंगे जब इस 6th के सारे लेसन ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल लास्ट के अंदर। तो आज का जो अपना लेसन है, अपना क्लास है, वो यहीं ख़त्म होती है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बजाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल नहीं बजाएंगे ना तो आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आएगा और नई चीज़ जानने के लिए आप लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि नई चीज़ कब आ गई। तो आज का चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।